हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बजट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट हम आज लगाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। पूरा बजट हम इसमें कवर कर देंगे। बाइलिंगुअल इसको मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, सारा बजट हम इसमें कवर कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन में आपको एक एक क्वेश्चन सीधे मिलेगा, तो ध्यान से देख के आंसर करिएगा। अपना वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। मैं आंसर को बताता भी चलूँगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय में 35% की बढ़ोतरी की है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथनों या कथनों की पहचान करनी है हमें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय में 35% की बढ़ोतरी की है। दूसरा है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने रक्षा व्यय में 10% की बढ़ोतरी की है। तीसरा है सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 16% की बढ़ोतरी की है। यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ही पूछ रहा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीमेंट हुआ है क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 10% से, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 16% से इन कंपैरिजन ऑफ 2021-22 यानी 21-22 की तुलना में। तो इसमें से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जल्दी से करिए। ऑप्शन है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 3 या नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन। चलिए अब हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% का इंक्रीमेंट हुआ है, ये बात ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ 21-22, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने डिफेंस एक्सपेंडिचर में यानी रक्षा व्यय में 10% की ऑलमोस्ट वृद्धि की है, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। और हेल्थ एक्सपेंडिचर में 16% की ग्रोथ हुई है, ये बात भी ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। पूंजीगत व्यय 35%, रक्षा व्यय 10% और स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ सेक्टर में जो 16% का इंक्रीमेंट हुआ, ये ऑलमोस्ट ठीक है बात, ठीक है। तो ये सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आप अपना स्कोर जरूर आंसर की कमेंट करिएगा कितना स्कोर हुआ, और आप आंसर भी बताइएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर जरूर देते रहें, उससे क्या है आपको आइडिया लगता रहेगा। नहीं तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था, तो आइडिया भी नहीं लग पाता कि क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बजट 2022-23 के बारे में सत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट बजट 22-23। पहला है पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये आपको सत्य कथन चुनने हैं। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2023-24 तक ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा। पीएमई विद्यास 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी इंक्रीज फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। ई पासपोर्ट टू बी issued by 23-24 to enhance the convenience of citizens. Emergency credit line guarantee scheme to be extended till March 2025। आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 1200 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1200 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाए जाने की बात की गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपको हाँ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ही चुनना था, तो ए स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1200 से 200 टीवी चैनल, ठीक है। जो पीएमई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी इंक्रीज फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स इज राइट स्टेटमेंट या राइट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2023-24 तक ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ये ध्यान से देखिए, 2023-24 नहीं है, ये 2022-23 ही है। 22-23 यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में
ई पासपोर्ट जारी करने की बात कही गई थी, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये 2023-24 नहीं है, ये 2022-23 के लिए ही है। ठीक है, ये 2022-23 में ही होना है। ठीक है, फिर है लास्ट आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है टू बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। ये बात गलत है, 2025 नहीं होगा, ये 2023 है। ठीक है, ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है। इसमें ये जो 2023-24 दिया है ये 22-23 के लिए है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। और ये जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ये 2025 तक नहीं, ये 2023 मार्च तक बढ़ाई गई है, यानी ये भी इसी सन के लिए बढ़ाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन कौन सा है, केवल वन, ओनली वन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, ए इसके लिए सही आंसर है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे एक बनाया है ताकि आपका ध्यान यहाँ जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर यानी जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू द बजट द ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 6.4, 8 to 8.5, 9.2, 9.5। ठीक है, यहाँ पे 22-23 के लिए पूछ रहा है ग्रोथ रेट, ये ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ जरा सी भी चूक की तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए क्या एस्टीमेट रखा गया है। ठीक है, ग्रोथ रेट का बताइए, ए 6.4, बी 8 से 8.5, सी 9.2, डी 9.5। यहाँ तो आप इसको सही कर दोगे क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, 8 से 8.5 जो है वो ग्रोथ रेट है, तो बी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आप वहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 8 या 8.5 दिया तो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कई बार 9.2 इसका आंसर आप लगा के आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 9.2 जो है वो इकोनॉमिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 2021-22 के लिए है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो उसमें 21-22 के लिए 9.2 बताई हुई है, लेकिन 2022-23 के लिए जो है वो 8 से 8.5 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 8 to 8.5% इज द ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, ये आंसर आप ध्यान रखिएगा। अगला है बजट के अनुसार 2022-23 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, राजकोषीय घाटा की बात हो रही है 22-23 के लिए, यानी कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो अब चलेगा, अब जो चल रहा है इनफैक्ट। तो इसके लिए ए 3.4%, बी है 4.9%, सी है 6.4%, डी है 6.9%। सही आंसर बताइए इसका, फिस्कल डिफिसिट कितना रहने का अनुमान है, ये अभी के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है, 6.4%। ठीक है, 6.4% है अभी जो फिजिकल डेफिसिट। आने वाली जो ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसकी बात हो रही है, पिछले की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बार बार ये मैं याद दिला रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे राजकोषीय घाटा, ये मैंने आपको बजट पढ़ाया था, वहाँ बताया था। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये 6.4 एस्टिमेटेड है। ठीक है, पिछला जो था 2021-22 के लिए जो है वो 6.9 है, तो ये 6.4 रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 6.4। अगर यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट देखें यानी राजस्व घाटा देखें तो 3.8 है। प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखें तो 2.6% है। प्राथमिक घाटा जो है वो 2.8 है, प्राइमरी डेफिसिट। राजकोषीय घाटा वगैरह ये सब मैं बता चुका हूँ, स्टेटमेंट क्या होते हैं राजकोषीय घाटा। तो सरकार जब अपना, मान लीजिए सरकार के पास खर्च करने के लिए 100 रुपये आए, सरकार का जो प्राप्तियाँ थी वो 100 रुपये थी, लेकिन सरकार ने 102 रुपये खर्च किए, तो ये जो 2 रुपये है ये सरकार को कहीं से उधार लेना पड़ेगा, और ये 2 रुपये जो है ये सरकार का राजकोषीय घाटा हो जाएगा, क्योंकि सरकार पे उधार हो गया, सरकार का
वह ये ब्याज कहीं से उधारी ली है तो सरकार को ये चुकाना पड़ेगा, तो सरकार की लायबिलिटी हो गई और इसीलिए ये राजकोषीय घाटा या घाटे की वित्त व्यवस्था हो गई। तो ये 2 रुपये जो होंगे, जो एक्स्ट्रा 2 रुपये खर्च किए हैं, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कितना है? 6.4 है। सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला है, वित्त मंत्री ने सभी गांवों को कब तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात कही है? बाय व्हेन हैज द फाइनेंस मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट कनेक्टिंग ऑल द विलेजेस विद ऑप्टिकल फाइबर? सभी गांवों को कब तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात कही गई है? ये ऑप्शन ये था बजट में, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ऑप्शन है 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। सही आंसर बताइए क्या है आपके समझ से। तो इसका सही आंसर क्या है? 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात कही गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में कितने स्तंभ और इंजन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है? हाउ मेनी पिलर्स एंड इंजन्स टू फोकस ऑन इन द बजट 22-23 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर? तो मैं जब बजट पढ़ा रहा था आपको मैंने इंजन पिलर के बारे में बात की थी, इंजन वहाँ पे मैंने भी डिस्कस नहीं किए हुए हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। इसका अगर किसी को आइडिया लगता है तो बताइए। पिलर मैंने बताए थे, कितने पिलर थे यानी कितने स्तंभ थे, उनके आधार पे आप 2 क्वेश्चन को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। ए बी सी डी में से दिए हुए हैं 7 इंजन 4 स्तंभ, यानी 7 इंजन 4 पिलर, 4 इंजन 7 पिलर, 6 इंजन 4 पिलर, 4 इंजन 6 पिलर। तो जो मैंने बताया था उसके आधार पे आप 2 ऑप्शंस को इसमें से आप हटा सकते थे। जैसे मैंने 4 पिलर वहाँ पे बताया हुआ था तो उसके हिसाब से बी चला जाता और आपका ये भी चला जाता। ठीक है, तो 4 पिलर वाला 2 बचते आपके पास, ए और सी, और फिर इसमें से आपको आराम से आंसर देना होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंजन 4 पिलर। ए इज द राइट आंसर। अब हम इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को ढंग से, क्योंकि ये मैंने इस इंजन के बारे में तो बात नहीं की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ ये 4 पिलर आप देखेंगे, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उत्पादकता वृद्धि यानी प्रोडक्टिव ग्रोथ, ऊर्जा बदलाव यानी एनर्जी चेंज, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो ये 4 चीज़ें हैं जो है 4 पिलर। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रोडक्टिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव ग्रोथ, एनर्जी चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 4 स्तंभ हैं, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव, जलवायु परिवर्तन। और पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 7 इंजन की बात की गई है। तो ये 7 इंजन कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, बुनियादी ढांचा यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ये 7 जो आपके इंजन हैं और 4 पिलर हैं, ये आपको याद होने चाहिए। किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स में इसको या यूपीएससी में भी इवन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आप। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंजन 4 पिलर। ए इज़ द राइट आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के अनुसार थर्मल पावर प्लांटों में कितने प्रतिशत बायोमास को जलाना अनिवार्य बनाया गया है? इस फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें बात की है बजट में कि थर्मल पावर प्लांटों को कुछ परसेंट अपने बायोमास को जलाना अब मैंडेटरी हो गया है। तो आपको आंसर बताना है। अकॉर्डिंग टू द बजट 22-23 व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमास हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू बर्न इन द थर्मल पावर प्लांट? ऑप्शन है ए 5-7%, बी है 10-15%, सी है 15-20%, डी है 20-25%। बताइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमास हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू बर्न इन थर्मल पावर प्लांट? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। वीडियो पॉज करके आप आंसर करते रहिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो कितने प्रतिशत के लिए किया है? 5-7%। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ हियर। ठीक है, तो ए है 5-7% जो है बायोमास को जलाना अनिवार्य बना दिया गया है थर्मल पावर प्लांटों में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 5 से 7%, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा ए। चलिए आगे देखते हैं।
बजट 2022-23 के अनुसार नीचे दिए गए उत्पादों में से कौन सा या कौन से उत्पाद सस्ते हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट 22-23 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स हैव बिकम चीपर। इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा मॉडरेट से टफ की श्रेणी में मैं इसको रखूँगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बजट से आते हैं अगर मिलेगा आपको देखने तो ध्यान से देखिए कौन से सामान सस्ते हो गए हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत न्यूज़ में भी रहा है जो सस्ते सामान की लिस्ट। तो ऑप्शन है खेती का सामान यानी फार्म सप्लाईज, हीरे के गहने यानी डायमंड ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें यानी मशीन्स कमिंग फ्रॉम एब्रॉड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाउड स्पीकर, मोबाइल फ़ोन। कौन सी चीज़ हैं जो सस्ते हो गए हैं, सस्ते पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए खेती का सामान जो है वो सस्ता हुआ है, ठीक है। हीरे के गहने सस्ते हुए हैं। अगर आपको इसमें सस्ते नहीं पता हो, अगर आप इसमें से महंगे भी निकाल दें तो आपको आसानी हो जाएगी। कई बार होता है कि सारी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन ये पता होता है कि इसमें महंगा कौन सा है। तो मान लीजिए आपको पता है 5 जो है लाउड स्पीकर ये महंगा हुआ है, तो आप इसमें से ये क्या पूछ रहा है कौन से उत्पाद सस्ते हो गए हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा अब, क्योंकि आपने एक को हटा दिया इसमें से। अब इसमें भी 5 है, आप इसको भी हटा दें, ठीक है। अब आपके पास ए और बी यानी 50-50 अब आप पहुंच गए, इतना एक ऑप्शन पता होते ही, और 50-50 पे रिस्क लेना कम बनता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में 50-50 पे, और कई लोग यूपीएससी में भी 50-50 पे तो रिस्क लेते ही हैं, ठीक है, और लेना भी चाहिए। तो अब इसमें आप देखिए कौन सा हो सकता है, मोबाइल फ़ोन या विदेश से आने वाली मशीनें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हीरे के गहने, खेती का सामान। तो चलिए अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको कि 50-50 कैसे होता है। अब मैं इसका सही चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए खेती का सामान जो है वो सस्ता हुआ है, हीरे के गहने भी सस्ते हुए हैं, विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती हुई हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ये महंगी हो गई है, और लाउड स्पीकर भी महंगे हो गए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ है। तो 1 2 3 6 1 2 3 6 इज़ द राइट आंसर। बी यहाँ पे है 1 2 3 6, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सस्ती चीज़ें क्या क्या हैं देख लीजिए। मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, हीरे के गहने, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, मोबाइल फ़ोन, कपड़ा और चमड़ा। मोबाइल फ़ोन, कपड़ा और चमड़ा। कपड़ा और चमड़ा तो बहुत चर्चा में रहा है, लोगों ने बजट का मजाक भी उड़ाया कि कपड़ा और चमड़ा सस्ता किया है जो मीडियम क्लास फैमिली के लिए। तो ध्यान रखिएगा कपड़ा, चमड़ा, मोबाइल फ़ोन एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो हीरे के गहने हैं वो भी सस्ते हुए हैं, मोबाइल चार्जर भी सस्ता हुआ है, खेती का सामान सस्ता हुआ है, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती हुई हैं। लेकिन यहीं अगर आप देखें महंगा में, तो देखिए ये जो हेडफोन और ईयरफोन है ये महंगे हुए हैं। तो मोबाइल चार्जर और मोबाइल सस्ता हुआ है, हेडफोन और ईयरफोन जो है महंगा हो गया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आजकल आप मोबाइल खरीदने जाएं तो हेडफोन और ईयरफोन मिलता नहीं है उसके साथ, तो इसका मतलब वो महंगा हो गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी हुई है, लेकिन हीरे के गहने सस्ते हुए हैं, तो हीरे के गहने खरीदो सब लोग मिलके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत खरीदिएगा, ठीक है। विदेशी छाते सस्ते महंगे हुए हैं, लाउड स्पीकर महंगे हो गए। लाउड स्पीकर यूपी में तो बजाना भी बंद है, तो आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। हेडफोन ईयरफोन का मैंने बता दिया आपको। स्मार्ट मीटर जो हैं वो महंगे हुए हैं, एक्सरे मशीन महंगी हो गई हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सस्ती हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, महंगी चीज़ें खुद आपको याद हो जाएंगी, बट जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसको याद रखना ज़रूरी है, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन आप याद तो सबको ही रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ अपने क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का कुल बजट अनुमान कितना है? व्हाट इज द टोटल बजट एस्टिमेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23? आखिरकार बजट जो है वो नंबर का गेम है, पैसे का गेम है, तो सारी चीज़ें घूम फिर के यहीं आती हैं। अब आपको बताना पड़ेगा सही आंसर, कुल बजट का अनुमान कितना है। ऑप्शन है 39,45,909 करोड़, 39,44,909 करोड़, 31,94,663 करोड़, 31,67,289 करोड़।
बताइए इसका सही आंसर क्या है। ए बी सी डी। टोटल बजट एस्टीमेट पूछ रहा है, केंद्र सरकार का कुल बजट पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर करिए आराम से, वीडियो पॉज करके मैं इसका आंसर बताता हूँ। करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, 39,44,909 इज द राइट आंसर। आपने कहीं कहीं 39.45 लाख करोड़ देखा होगा, तो वो राउंड फिगर है, उस बात को याद रखिएगा। जो सही नंबर है वो है 39,44,909। ये नंबर एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे बीपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम्स में नंबर पूछे जाते हैं। तो 39,44,909 करोड़ जो है वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ही केंद्र सरकार का कुल बजट अनुमान है। और हम आगे इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये आएंगे आप इधर आप देखेंगे तो यहाँ कुल व्यय और कुल प्राप्ति में आप आके देखेंगे तो 39,44,909। ठीक है, तो इससे पता चलता है कुल व्यय कितना करने वाली है सरकार, 39,44,909। तो ये ही बजट अनुमान होता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे मैंने बता दिया 39,44,909, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का कुल राजस्व व्यय अनुमान कितना है। कुल राजस्व यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड ऑफ व्हाट, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ए है 39,44,909 यानी 39,44,000। बी है 31,94,663। सी है 31,67,289 करोड़। 34,83,236। ये सारा करोड़ में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब करोड़ में है। बताइए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का कुल राजस्व व्यय, कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर यहाँ पे देखें हम कुल राजस्व है, तो ये 10 नंबर पे आप देखेंगे 31,94,663। तो कुल राजस्व जो है 31,94,663 है, 31,94,663। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का कुल राजस्व अनुमान कितना है, 31,94,663। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमान कितना है। 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमान कितना है। व्हाट इज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। बताइए पूंजीगत व्यय अनुमान। ए बी सी डी 426317, 554236, 602711 करोड़ या 750246 करोड़। क्या है केंद्र सरकार का कुल पूंजीगत व्यय, ये सब करोड़ में है। तो इसका सही आंसर बताइए। ए बी सी डी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। देखिए नंबर्स याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर से आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार का कुल पूंजीगत व्यय क्या है, 7,50,246, 7,50,000। ठीक है, ये याद रखिएगा। 246 करोड़ ये टोटल अमाउंट है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, 750,246। ठीक है, ये मैं आपको बजट में सारी बता चुका हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, मैंने बजट का ये लगाया भी है। तो 750,246 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियों का, अभी आपने देखा कि टोटल जो है एक्सपेंडिचर देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देख रहा कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान कितना है। ए 16,91,64 करोड़, 16,94,812 करोड़, 17,39,735 करोड़ या 18,75,016 करोड़। बताइए सही आंसर क्या है पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान। ऑप्शन ए बी सी डी में आप आंसर बताइए, मैं आंसर बता देता हूँ। कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ अगर यहाँ देखेंगे, जोड़ पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जोड़ पूंजीगत प्राप्तियाँ देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा 17,39,735 ये टोटल कैपिटल रिसिट। ठीक है, तो ये 1,739,735 दिख रहा है आपको इसमें, 1,739,735। तो ये सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुल पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान कितना है, 17,39,735 करोड़। ध्यान रखिएगा 17,39,735 करोड़ इज कुल
पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट क्या होती हैं वो आप लोगों को पता होगा, जिनसे जो हमारी एसेट है यानी पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, जिनसे परिसंपत्ति कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, या तो परिसंपत्ति कम हो जाए या जो देयता है वो बढ़ जाए। ऐसी प्राप्तियां हमारी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, जो सरकार के लिए अच्छी नहीं होती, ये अच्छी नहीं मानी जाती किसी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये सब मैं बजट में नहीं बताना यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, ये पहले मैं बता चुका हूँ अर्थव्यवस्था की वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स पूछ रहा है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है, जल्दी से बताइए। 20,78,936, 17,88,424, 16,33,920, 22,04,422 करोड़। ABCD क्या सही आंसर है? केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। रेवेन्यू रिसिप्ट पूछ रहा है टोटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो कुल राजस्व खर्च हमने देखा, अगर आप कुल राजस्व प्राप्तियां देखें तो यहाँ देख पाएंगे 22,444। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। तो ये कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, ये आप यहाँ देखिए 22,422। ठीक है, बाय 22,04,422 करोड़ जो है वो है D4224। ठीक है, तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है? 22,04,422 करोड़। ये सारी चीजें मैं आपको बजट में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है? अब यहाँ टोटल जो है रिसिट पूछ रहा है, कुल प्राप्तियां पूछ रहा है। अभी हमने रेवेन्यू रिसिट देखी और कैपिटल रिसिट देखी, लेकिन अब पूछ रहा है टोटल कितना है। ठीक है, तो टोटल आपको बताना है कितना है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल रिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23? बताइए टोटल कितना है। A 39,44, 157, 37, 7,000, 34, 83, 236, 35,09, 836 करोड़। ABCD जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कुल प्राप्तियों की बात हो रही है, तो ये यहाँ देखेंगे कुल जो है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ऋण भिन्न प्राप्तियां, लेकिन टोटल देखेंगे ये तो 39,44,157 है। ठीक है 39,44,157। ये टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 22,044,22 है। ये हमने देखा था क्या, 22,044,22? एक बार देख लेते हैं, 22,044,22। ठीक है, ये यहाँ पे सही है। एक बार मैंने कहा एक बार करेक्ट कर लें, वो दूसरे अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना, ये तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। चलिए सही है, तो कुल रेवेन्यू रिसिप्ट 22,044,22। और अब हम देख रहे हैं टोटल जोड़ प्राप्तियां कितनी है, तो 39,44,157। ठीक है, जितने का बजट है उतना ही टोटल कुल प्राप्तियां हैं। तो जीरो दिखाया गया है जो डेफिसिट है, लेकिन ब्याज की वजह से वो बढ़ गया है। तो 39,44,157 यहाँ आप दोनों देख सकते हैं, कुल प्राप्ति और कुल खर्च दोनों सेम है। ठीक है, कुल प्राप्ति और कुल खर्च जो है वो एक ही अमाउंट होता है, लेकिन ब्याज अदायगी की वजह से सरकार पे जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाता है, पुराना जो उनको उधार लिया हुआ होता है। तो कुल खर्च कितना है वो भी सेम ही होगा, 39,44,157 या कुल प्राप्ति। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैव बीन मेड फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ABCD में से बताना है आपको सही आंसर। क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? A 1,400 करोड़, B 14,608 करोड़, 1,500 करोड़ या 15,608 करोड़, 1,400 करोड़, 14,608 करोड़, 1,500 करोड़ या 15,608 करोड़। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैव बीन मेड फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? ABCD क्या है सही आंसर? तो इसका देखिए
इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर ये आता है कि कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कितने हैव बीन मेड फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो ये आएगा 14,608 करोड़, 14,608 करोड़। जो केन बेतवा है उसका टोटल जो खर्चा आना है वो 14,608 करोड़ आना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कितना दिया गया है, तो 1400 करोड़ है जो दिया गया है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगर इस बार पूछे बजट में कितना दिया गया है, तो वो 1400 करोड़ है जो दिया गया है केन बेतवा के लिए, ठीक है। लेकिन जो केन बेतवा पे टोटल खर्चा आएगा वो 14,608 करोड़ आएगा। दिया गया 1400 करोड़ है, यानी कि उसकी एक किस्त दी गई है, ऐसे समझिए। लेकिन टोटल जो खर्च आएगा वो 14,608 करोड़ आएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का वो बी है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर ये पूछ ले कि दिया कितना गया है, तो वो 1400 करोड़ दिया गया है, ए वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे बजट में से कितना दिया गया है, ठीक है। तो प्रावधान जो है कितने खर्च का है, तो वो 14,608 है। और इस बजट में कितने दिए गए हैं, तो वो 1400 करोड़ दिए गए हैं। दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ आंसर का जो होगा वो बी होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ए जो है वो भी हो सकता है कहीं पे। तो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले खर्च को अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो अरेंज द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय द गवर्नमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको खुद याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन है कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, या ब्याज भुगतान। स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। आपको इनमें बताना है सरकार का खर्च क्या है। जल्दी से बताइए सारी आंसर क्या है। इसको एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है। इसको मतलब अगर हम भाषा में दूसरी में समझें तो ये है रुपया जाता कहाँ है, ठीक है। मनी गोज, ठीक है। तो रुपया जाता कहाँ है उसकी बात पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगाते हैं। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, सबसे पहले क्या आएगा, ब्याज भुगतान आएगा। तो 4 यहाँ पे हम रख लेते हैं, ब्याज भुगतान, ठीक है, 4। फिर हम देखेंगे तो कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा आएगा, यानी स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, तो 4(1). उसके बाद आप देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। मैंने आपको तीसरा जो बताया था वो सेंट्रल की जो है सेक्टर स्कीम्स बताई थी, तो 4(1)(3) आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वही सबसे कम है यहाँ पे, तो 4(1)(3)(2) इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए कहीं है 4(1)(3)(2? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि इनमें से कोई नहीं, 4(1)(3)(2) होगा। इसको आप देख लीजिए मनी गोज कैसे है, ये रुपी गोज यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, ब्याज अदायगी है, ठीक है। तो 1 नंबर पे ब्याज अदायगी आप यहाँ रखेंगे। दूसरे पे क्या है, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17 पैसे है, तो ये 2 हो गया। फिर देखेंगे आप केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले 3 मैंने बताए थे आपको। इंटरेस्ट पेमेंट, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। लेकिन फिर अगर आप चौथा जो ऑप्शन था वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं था, वित्त आयोग वाला नहीं था, तो यहाँ पे चौथा ये हो जाता, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यही हो जाएगा जो मैंने बताया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 3 अगर आपको याद है तो काम बन जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो है नहीं। अवरोही क्रम में लगाना था। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो घटते, सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान था तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, तो 4, 1, 3, 2 इसका सही आंसर था। चलिए अब आगे देखते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार की कुल प्राप्ति के स्रोतों को आरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिसिट को लगाना है इन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द बजट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है, वहाँ ऑप्शन में ये जरूर देखिएगा कौन से ऑर्डर की बात हो रही है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछा है रुपीज कम्स, ठीक है। तो रुपीज कम्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम इसको देखते हैं। पहला दिया है कारपोरेशन टैक्स, दूसरा दिया गैर कर राजस्व, तीसरा दिया वस्तु एवं सेवा कर, चौथा दिया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कारपोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज।
जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। कुल प्राप्ति के स्रोतों को आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इसमें जीएसटी होगा, ठीक है, तो जीएसटी। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आना चाहिए। उसके बाद गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, फिर सेंट्रल एक्साइज है, तो 3 के बाद फिर 4 आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बाद ये 2 आना चाहिए, तो 2413, 2413 है कहीं पे बी इसका हो जाएगा। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम पहले रखेंगे, तो 2 आएगा सबसे पहले यानी कि गैर नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर उसके बाद 4 आएगा सेंट्रल एक्साइज, फिर उसके बाद 1 आएगा कॉरपोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद 3 आएगा जीएसटी, यानी जीएसटी सबसे ज़्यादा है तो जीएसटी सबसे बाद में आएगा। ध्यान रहेगा, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन परेशान कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2413 यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। रुपीज़ कम्स, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, उधार और देता है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसको तो हम अभी रखेंगे नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं था। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या था, तो माल और सेवा कर जीएसटी था, तो पहले पे हमारा जीएसटी हो जाता सबसे ज़्यादा में। फिर निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम दोनों एक ही थे, आयकर, लेकिन इनकम दिया ही नहीं था, तो हमारा दूसरा हो जाता निगम कर, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर दिया था हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और ये फिर दिया था कर भिन्न यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हमारा सबसे ज़्यादा तीसरे पे क्या आ जाता, एक्साइज ड्यूटी, और फिर सबसे कम आ जाता नॉन टैक्स रेवेन्यू 4th पे। तो हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो कर भिन्न राजस्व हमारा पहले पे, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दूसरे पे, निगम कर तीसरे पे, और माल एंड सेवा कर चौथे पे जीएसटी, ठीक है। तो हमने वैसे ही लगाया है, कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने लगा दिया 424, फिर उसके बाद हमने 1 लगा दिया और 3 लगा दिया। तो इसका सही आंसर 2413 था, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आपको पसंद आए कि नहीं ये भी मुझे बताना है, ठीक है। आप अपना आंसर बताइए कि कितना आंसर आपने किया, ठीक है। ये था आज का वीडियो। मुझे अगर आपको पसंद आया हो वीडियो ज़रूर बताइएगा। इकोनॉमिक सर्वे का मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ 1-2 दिन में, आप इसको दोस्तों तक फैलाइए। अब मेरी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, फिर इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा। रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पे आप मॉक के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, क्रैक नाउ स्टेट पीसीएस 1 डे एग्जाम्स, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चैनल को, क्रैक नाउ एट होम के नाम से। वहाँ दोनों ही जगह मैं मॉक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आंसर अपना ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए क्रैक नाउ। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया चैनल को तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।